लोग उन्हें इस चीज को फोकस कर रहे हैं कितनी जरूरी है, क्योंकि पता है स्ट्रगल आप कर रहे हैं ना, तो जो पेन आप बर्दाश्त कर रही हैं उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। बेटा मेरा 12-13 साल का बेटा है, अच्छा ऐसा वीक है, चश्मा लगाओ, तो ये जो आप एक्सरसाइज बता रहे हैं ये शाम के वक्त उसको करवा सकती हूँ? ये कोशिश करें कि मॉर्निंग में करवाएं उनको, मॉर्निंग में जितनी जल्दी। अच्छा सुबह स्कूल जाते हैं, तो ऐसे टाइम पे करवाएं जिस टाइम पे रोशनी हो, शाम के टाइम पे हो सकता है किसी पार्क में करवा लें, कहीं घर में बैठ के लॉन में करवा लें, क्योंकि इसका अच्छा इफेक्ट आता है। लीजिए आपके पास सहन होगा वहाँ पे। हमारे पास तो सहन है, वो है कि तो ये कि शाम को करवा सकती हूँ ना? जी करवा सकते हैं। सनलाइट होना जरूरी है कह रहे हैं, रोशनी थोड़ी होना जरूरी है, क्योंकि रोशनी में फिर वो सही होगी एक्सरसाइज आपकी। और सवाल का जवाब दे रही हैं आप? आज का सवाल पूछा है? आज सवाल है, मुझे बताइए इंग्लैंड का कौमी फूल कौन सा है? रोज है शायद बेटा। अच्छा ठीक है, चलिए सही है। आप आज लग रही हो पाकिस्तान का कौमी फूल। थैंक यू जी। बस आपने बस ढेर सारी दुआएं करनी है हमारे लिए, हमारे शो के लिए, मेरी टीम के लिए, मेरे चैनल के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी। जी तो सिलसिला हमारा ये था कि हमारा ये वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है। तीसरा वर्कआउट था हमारा। पहला हमारा था वो बगैर बॉटल्स के, बगैर इमेजेस के, बगैर किसी चीज़ के, वो राइट लेफ्ट देखना था हमने। उसमें वो कम से कम 10 to 15 मिनट्स करनी थी वो एक्सरसाइज। ठीक है, दूसरा हमारा जो वर्कआउट था वो उसमें बॉटल्स रखी थी अलग अलग शेप की, अलग अलग कलर की, तो उसमें तकरीबन वो हमारा 10 मिनट्स हमने करना था। आज का जो है कम से कम 20 मिनट्स करना होगा ये। इसी तरह से 20 मिनट एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि देखें आईसाइट जो वीक होती है ना उसको हम पकड़ के सही नहीं कर सकते, उसको इसी तरह से सही कर सकते हैं, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। जैसे जिनका नंबर आगे बढ़ता जा रहा होता है उनकी डिफिशियंसी भी होती है, हो सकता है कि किसी चीज़ की डिफिशियंसी हो, जिंक की हो, प्रोटीन की हो, किसी भी चीज़ की हो सकती है। ठीक है, तो अपना बालों के लिए मैं बता रहा था। डिफिशियंसी जो है ना, टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। हाँ चलें फिर लास्ट हेयर की एक्सरसाइज कर लेते हैं लास्ट में। हाइपरटेंशन के लिए भी थी और जो ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए भी थी। इस तरह से रखेंगे जी, ये बालों के लिए बता। ठीक है, ठीक है, इस तरह से साइडों पे रखेंगे। कोशिश कीजिएगा ये चीज़ें रखें, ये साइडों को इस चीज़ों से रखें, और कोशिश कीजिएगा इसको दबाएं नहीं, हल्का सा प्रेस करें, ऊपर की तरफ पुश करेंगे 5 सेकेंड्स ऊपर की तरफ, फिर 5 सेकेंड्स नीचे की तरफ। इतनी जोर से नहीं दबाइएगा कि बाल निकल जाएं, आराम से इसको रखिएगा हाथों को और हल्के से ऊपर की तरफ पुश कीजिएगा, हल्के से नीचे की तरफ पुश करें, फिर ऊपर 5 सेकेंड्स ऊपर, 5 सेकेंड्स नीचे। इसी तरह से पीछे रखेंगे, मैं बता देता हूं आपको पीछे करके। ये पोजीशन आएगी आपके हाथों की, ऊपर हल्के से पुश करेंगे, पूरा मैक्सिमम जितना पुश हो सकता है, लेकिन इसको प्रेस नहीं कीजिएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ, फिर ऊपर 5 सेकेंड्स ऊपर, 5 सेकेंड्स नीचे, फिर ऊपर नीचे। इसी तरह से पूरे हेड पे आपने यही एक्सरसाइज करनी है। यहाँ सामने से भी रखना है, यूं करके, फिर यूं। ये हमारी हेड की एक्सरसाइज, बालों की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो हमारे बाल अच्छे ग्रोथ करेंगे, मैं कैसे अच्छे हमारे बाल, इससे बाल अच्छे ग्रो करेंगे और नॉर्मल उससे जो है वो थोड़ा तेज हो जाएंगे। मतलब जो ग्रोथ है उनकी वो हो सकता है बढ़ जाए। बाय जेनेटिक अगर उनकी ग्रोथ स्लो होगी तो फिर उसको नहीं बढ़ा सकते, लेकिन ये कि बाल अच्छे हो जाएंगे। जिनको ब्लड फ्लो जाएगा ना कंप्लीट, उनको खुराक मिल रही होगी। थैंक यू सो मच हिलाल, थैंक यू जी। तो जी इस वक्त हम लोग को जाना है ब्रेक पर। आज आपने हिलाल से यकीनन आईसाइट की और बालों की एक्सरसाइज सीख ली है, जो कि मेन चीज़ है। मैंने आपसे कहा था ना कि हम आपकी पूरी बॉडी को टर्न डाउन करेंगे, हम आपको हर चीज़ के बारे में एक्सरसाइज करना बता रहे हैं, और देखिए इससे इफेक्ट होगा। लेकिन बस आपने इतना सा वादा करना है, आपने इतनी सी कोशिश करनी है कि करना आपने, हम आपको तरीका बता रहे हैं। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ डॉक्टर होंगे जो कि स्टाइल स्पेशलिस्ट हैं। उनके बारे में आपको जो सवाल करना है, किसी भी चीज़ के बारे में आप सवाल करना चाहिए, कोई चीज़ होती है, कोई बात होती है, बहुत सारी मिथ्स होती हैं हमारे यहाँ, ये खिला दो बच्चे को तो सही हो जाएगा, इस तरह की आप अपने कॉन्सेप्शन सही कर सकती हैं। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आज का सवाल आप लोगों को बता दूं। मुझे बताइए कि इंग्लैंड का कौमी फूल कौन सा है? ठीक है जी, और बस अभी हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो खूब सारी बातें करेंगे। मेरे पास मेरी चाय भी आ जाएगी, जब तक जल्दी से आप लोग भी चाय लेने चले जाएं। देखते रहिए सुबह बखैर वाइब के साथ।
जी वेलकम बैक। आप सबको खुशामदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइफ के साथ में। मेरे पास मेरी चाय आ गई है। आप लोगों के पास चाय है या नहीं है, लेकिन अब बैठ के आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देखना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि हमारे साथ होंगे चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर आबिद हुसैन मिल्लत, और जो है ये कराची चिल्ड्रन हॉस्पिटल के में कराची चिल्ड्रन हॉस्पिटल के जो है मेडिकल डायरेक्टर भी हैं। और तो इनसे हम बात करेंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके बारे में हमें जानना होता है, बात करनी होती है, लेकिन पहले आज का सवाल भी मैं रिपीट कर देती हूँ। मुझे बताइए कि इंग्लैंड का कौमी फूल कौन सा है, आप लोगों ने बताना है, और सईद गनी की तरफ से आप लोगों ने गिफ्ट हैम्पर्स हासिल करने हैं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बहुत शुक्र अल्लाह का। आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं बताइए? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए और आप आए। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे बात करूंगी कि जिस तरह से आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो आपके पास तो बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे न्यू बॉर्न से ही आपके पास बच्चे आते होंगे, और फिर वो लाइक टिल एज वो चलते ही चले जा रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए कि कौन सी वो बीमारी सबसे ज़्यादा होती है जब बच्चा जैसे डिलीवरी होती है और न्यू बॉर्न जब बच्चे होते हैं, तो कौन सी वो बीमारियाँ हैं जो सबसे ज़्यादा बच्चों के ऊपर अटैक करती हैं? जी जी, बिस्मिल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। देखिए, बीमारियां जो न्यूबॉर्न के हवाले से हैं, इसमें हम जो है दो तरह की बीमारियों को हम लेते हैं। एक हम अगर हम एक एंटीनेटल की और एक पेरीनेटल और एक पोस्टनेटल इस तरह से लेते हैं, यानी बच्चे जो बॉर्न हो रहे हैं विथ सर्टेन डिजीज़, मतलब वो बच्चे हुए उस वक्त उनमें कुछ बीमारी ऑलरेडी उस टाइम पे मौजूद है। बहुत सी बीमारियाँ थैलेसीमिया की हैं, और जो कंजोनाइटल डिजीज हम इनको कहते हैं, बाय बर्थ बीमारियाँ होती हैं, उनको भी फौरी तौर पे देखना होता है। जो शुरू में जो बच्चे का चेकअप होता है, वो असल में इम्पोर्टेंट ये होता है कि कहीं कोई पैदाइशी नुक्स तो नहीं आ गया बच्चे में, कोई पैदाइशी बीमारी तो नहीं आ गई। तो हमारे यहाँ कोई इतना ज़्यादा रेशो इसका नहीं है। अच्छा। यहाँ इसकी वजह ये है कि ये अलग किस्म की बीमारियाँ होती हैं, और इनके जो एनवायरनमेंट, हाँ जी हाँ, बहुत शुक्र अल्लाह का। लेकिन अब चूँकि हमारे यहाँ ज़्यादातर ये जो बीमारियाँ ड्रग इंड्यूस होती हैं, अच्छा। तो हमारे यहाँ ख़वातीन जो हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दवाइयाँ इस्तेमाल करती हैं। अच्छा। और प्रॉब्लम सिर्फ ये कि आता है कि जो कोई हज़रात हैं वो इस बात की जो तवज्जो नहीं रखते कि प्रेगनेंसी में कौन सी दवाइयाँ देनी चाहिए या कौन सी नहीं देनी चाहिए, और कौन सी कंपनी की यूजुअली देनी चाहिए। प्रेगनेंसी में पेशेंट जो लेडीज़ हैं, ख़वातीन, हम देखते हैं आयरन ले रही होती हैं, और इसी तरह कैल्शियम सप्लीमेंट ले रही होती हैं, इस तरह पेन किलर ले रही होती हैं। आपको ये बता दूं कि पेन किलर जैसे ब्रूफीन ही है, इसी तरह आयरन ही की कुछ कंडीशन है, इसी तरह कैल्शियम की है, ये भी कंजोनाइटल डिफॉर्मिटीज डेवलप करती हैं। अच्छा। या इसी तरह जी बिल्कुल, इसके केस रिपोर्ट हुए हैं इसमें। इस तरह के अलावा जैसे प्रेगनेंसी में आप देखते हैं कि ख्वातीन जो है उनको नींद का मसला होता है, अमूमन वो कोई नींद की टैबलेट ले लेती हैं, बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं ले सकते हैं उसको। यही ड्रग्स जो हैं, जो नींद के ड्रग्स आते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटी पैदा करते हैं, एब्नॉर्मलिटी डेवलप करते हैं। और एक वक्त तो ये था कि जर्मनी में 1961 की बात है, थैलिडोमाइड ड्रग्स थे बैन कर दिए गए थे। जो बच्चे हो रहे थे वो नॉर्मलिटी के साथ डेवलप हो रहे थे, तो हमें केयर करनी चाहिए। तो हम इनको जो इंसिडेंस ऑफ लेवल है चिल्ड्रन डिजीज़ का, वो हम कम कर सकते हैं। दूसरी ये कि वो डिजीज जो इमीडिएट हो रही है, यानी उनको हम कहते हैं पेरीनेटल या जस्ट पोस्टनेटल। ठीक है, ये डिफरेंस बता दें आप लोगों को, पेरीनेटल में और पोस्टनेटल में क्या? पेरीनेटल डिजीज होती है जो अराउंड द बर्थ होती है। ठीक है, यानी बिल्कुल जस्ट बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ और जस्ट आफ्टर बर्थ। ठीक है, वो पेरीनेटल में आ जाती है डिजीज। वो उसमें कंजनाइटिस हम ज्यादा लेते हैं उसके अंदर। पोस्टनेटल डिजीज हम वो लेते हैं जो बच्चा आ गया, अब फर्स्ट कर ले एसी चल रहा है और बच्चा डिलीवर हुआ, तो बच्चे का टेम्परेचर एकदम जो आया, क्लाइमेट एकदम चेंज हुई है, बिल्कुल, तो उसको बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन यूजुअली हो जाते हैं। अच्छा, और ये जर्म्स डायरेक्ट अटैक करते हैं? ये डायरेक्ट अटैक करते हैं बच्चे के एकदम, इसलिए कि बच्चे ने सांस ली। हाँ जी। वो एकदम जो ऑक्सीजन जो है वो कोल्ड के साथ वो उसमें ऐसे जर्म्स मौजूद होते हैं, वो बच्चे के एकदम जैसे इनहेल कर जाते हैं, तो बच्चे का अपना बॉडी रेजिस्टेंट जो होता है वो तो वक्त तो कुछ भी नहीं होता, तो वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाता। एकदम देखते हैं ना, आमतौर पर कहते हैं पसली चलने लगी है, निमोनिक कंडीशन जो है वो डेवलप होने लगती हैं। या बहुत गर्म मौसम में है ना, जो बहुत गर्म मौसम में एकदम बच्चे निकले, बच्चे साल एकदम फ्लैश हो गया, उसका जो चेहरा है वो एकदम रेड हो गया और रैशेस हो गए, एलर्जिक डेवलपमेंट हो गया उनका। अब उससे क्या होगा, जो उसकी जो डिजीजेस हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में मदर को होती हैं, वो एकदम एक्टिवेट होंगी बच्चे के साथ। इसलिए कि अभी बच्चे में वो डिजीज, वो ब्लड अभी कट डाउन हुआ है,
जो मदर से ट्रांसफर हो रहा था। अब क्योंकि अभी तो सर्वाइव ही नहीं किया, अभी जैसे उसने पहली सांस ली तो वो पहले वाला क्लिक किया, उसने फर्स्ट अटैक किया तो वो हावी हो गया। पहले कॉलर को ले लेते हैं, फिर आपसे मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही है? मैं तज़ीन बात कर रही हूँ, कराची से कल भी आपसे बात हुई थी। कौन बात कर रही है? तज़ीन जी। तज़ीन कैसी हैं आप? मुझे याद आ गया बिल्कुल। अच्छा, आपने कल विनर का नाम अनाउंस किया था, मैंने रात को प्रोग्राम रिपीट में देखा। हाँ, मैंने कल नहीं किया था, मैंने आज सुबह किया है नाम अनाउंस ना। अब हम दूसरे दिन नाम बताया करेंगे, ठीक है? क्या नाम था आपने बताया? एक तो अनीका थी जो विनर थी, और एक लाहौर से, और एक जो फर्स्ट कॉलर है उनको सईद गनी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर गया था। ठीक है जी। अच्छा, रोज ठीक है। और डॉक्टर से आप कोई बात करना चाह रही हैं? डॉक्टर आबिद हुसैन साहब हमारे साथ बैठे। मैं ये पूछूंगी, मेरा भी बेटा है 9 माह का। अच्छा, ठीक है। बीमार रहने लगा है। मुझे एक तो ये बात पूछनी थी कि वो काफी जल्दी मतलब बुखार आ जाता है, क्या डेंगू 8 साल से कम उम्र बच्चे को नहीं होता? मुझे क्या मेरा 8 साल से या 8 माह से? 8 साल से कम उम्र। मुझे डॉक्टर ने कहा है कि 8 साल से कम उम्र बच्चे को डेंगू नहीं होता। अच्छा, इसमें थोड़ी कंफ्यूज। आपने उसके टेस्ट कराए हैं आपने? हाँ, मैंने उसका टेस्ट कराया, लगा तो कुछ नहीं। फिर आप क्यों परेशान हो रही हैं? अगर जब मैं एक जनरल नॉलेज के लिए जानना चाहती हूँ, 8 साल से कम उम्र वो जरूर मैं बता रही हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज एक इन्फॉर्मेशन है जो आप दूसरे लोगों को भी जरूर। हाँ, हम जरूर इस टॉपिक की तरफ आएंगे, हम जरूर बात करें। हम इसीलिए न्यू बॉन्ड से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बात को, ठीक है जी? हाँ, और दूसरी बात मैं ये पूछ रही थी उनसे, मतलब उसको चैनली बुखार हो रहा है, वजह क्या हो रही है? तो इतनी इम्यून पावर बात पूछना चाह ये बात साफ नहीं कर रही, क्या कह रही है? ये कह रही हैं कि इनके बेटे को 9 मंथ्स का इनका बेबी है, और उसको जो है फीवर बार बार रिपीटेशन में आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन उनका ये था कि डेंगू वायरस जो है, डेंगू का जो बुखार है वो 8 साल के बाद ही बच्चे पे अटैक करता है या 8 साल से पहले करता है? ठीक है, ये भी होगा। ठीक है जी, चलिए जी, लाइन ड्रॉप हो गई। बस ये इनके 2 सवाल हैं जिनको। देखिए, ऐसा है कि फीवर जो ये वायरस फीवर कहलाते हैं, और ये वायरस अनफॉर्चुनेटली ये एनोफिलीज यानी मॉस्किटो यानी मच्छरों से होता है ये फीवर जो होता है, डेंगू वाला। तो अब इस डेंगू वायरस में और दूसरे फीवर में यानी दूसरे जो वायरसेस हैं इसमें तो डिफरेंट है। ये है तो ये डेंगू वायरस यानी है वायरस नाम कहते हैं, लेकिन ये मच्छर से हो रहा है, समझना, मच्छरों से ट्रांसमिट हो रहा है, ये हो रहा है। तो मच्छर हमारे यहाँ हमारे इस माशरे में बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा है, थर्ड वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है। तो इसकी कोई कैद नहीं है कि ये बच्चे को जो है वो डेंगू वायरस जो है वो बिलो 8 मंथ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। यूजुअली छोटे बच्चों को कम इसलिए होता है कि बच्चों को हम वैक्सीनेशन करते हैं, है ना, फ्रॉम द फर्स्ट डे से स्टार्ट कर दी जाती हैं, तो बच्चों को रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है, तो इनका रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग होता है। अच्छा। तो ये वायरस ही इनको अटैक नहीं कर पाते। और वजह भी ये भी होती है कि ये जो हमारे जो मॉस्किटो हैं, ये जो इनको 2 बाइट की जरूरत होती है। अच्छा। एक बाइट में जो है वो डेवलप नहीं होता इनका इन्फेक्शन जो होता है, एक मरतबा बाइट कर जाएगा, फिर सेकंड टाइम करेगा तो ये इन्फेक्शन डेवलप होता है। तो लिहाजा सेकंड टाइम कर तो नौबत बातों को नहीं आती है, वो आप इतना कवर कर लेते हैं बच्चे को, और बिलो 1 ईयर बच्चों को इतना अच्छा लुक आफ्टर कर रहे होते हैं हमारे यहाँ पेरेंट्स जो हैं, तो उसमें चांसेस बड़े कम होते हैं, कम हो जाते हैं। एक बात ये, दूसरी बात ये कि बताया कि 9 मंथ है और फीवर हो रहा है, तो उसमें मच्छर का ही मसला है, मच्छर कोई भी हो सकता है, मलेरिया हमारे यहाँ हो सकता है। अच्छा। 9 मंथ हो गई है क्योंकि, तो मीजल हमारे यहाँ खसरे का बुखार है, वो भी एक वायरस है। वो कहनी है कि बार-बार 9 मंथ्स का बेबी है और बार-बार उनके बच्चे को बुखार रिपीट हो रहा है। तो मैंने कहा ना कि ये इन्फेक्शन है, मामूली इन्फेक्शन होते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं। अच्छा। हाँ, अगर मलेरिया में भी ऐसा है कि अगर वो 2 मंथ या 3 मंथ के एज में बच्चा काट चुके हैं, तो उसको अगर आपने प्रॉपर डोज नहीं दी है तो वो भी रिपीट होते रहते हैं। अच्छा। या लेकिन इनमें हम डिफरेंट इस तरह से करते हैं कि जो रिपीट तो हो रहे हैं ये फीवर, लेकिन हाई ग्रेड हो रहे हैं, तो वो फिर वो हम इनको कंसिडर करते हैं कि वायरस की तरफ चले जाते हैं हम। अगर वो फीवर स्मॉल है, मतलब बहुत लो ग्रेड हो रहे हैं, तो फिर उनको हम डेंजरस नहीं देखते, फिर हम उनको एज बीमारियां देखते हैं कि जो कंजेनिटल थी, यानी जो पैदाइश के बाद शुरू हो गई है फॉर, वो पूरी हिस्ट्री फिर आप चेक करते हैं? वो हिस्ट्री हम उनकी चेक करेंगे, उसमें ट्यूबरकुलोसिस भी हमारे यहाँ आ जाता है। अच्छा। जी हाँ, और बहुत सी किडनी प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, उनमें भी फीवर चलता रहता है। तो इस बच्चे का
दोनों सूरतों में चेकअप ज़रूरी होता है। चलें, ये नहीं कह सकते आप उनको कि करंट फीवर है तो हम एक डॉक्टर को दिखा के या उनके दिखाए बगैर मेडिकेशन कर लें, ये भी रॉन्ग है। और इसी तरह कि अगर जो ये फीवर ये बता रही हैं तो कहेंगे चलो एक सिरप ले लिया, कैल्पो ले लिया, इब्रोफेन पिला दिया, ये भी जो है अनप्रोफेशनल चीज़ है। चलें ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि न्यू बॉर्न बेबी पे कौन कौन सी बीमारियां अटैक कर